जम्मू कश्मीर सरकार ने विभागाध्यक्षों और सचिवों को आदेश दिया है कि 11 नवंबर को जम्मू के सचिवालय में पहुंचें। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बुधवार को जम्मू कश्मीर सरकार ने एक आदेश पारित किया है और उस आदेश में उन्होंने कहा है कि समस्त प्रशासनिक सचिव और चूंकि अब ये यूटी है तो इसलिए आप कह सकते हैं कि संघ शासित क्षेत्र के समस्त विभाग अपने लोगों के साथ में जम्मू सिविल सेक्रेटेरिएट 11 नवंबर को पहुँचें। हालांकि इस आदेश में यह नहीं कहा गया है कि जैसे पहले होता था कि 6 महीने जैसे ही सर्दियां शुरू होती थी, सर्दियां शुरू होते ही उनका सचिवालय चला जाता था जम्मू में और इसे दरबार मूव कहा जाता था। मतलब दरबार एक जगह से दूसरी जगह जाता था। हालांकि यह व्यवस्था 370 जब 2019 में हटी थी उस समय बंद हो गई थी, पर अब जो ये नए रूप से इन्होंने शुरू किया है यह पता नहीं कि उन्होंने उसी व्यवस्था को पुनः चालू करने के लिए किया है या किस लिए किया है। इस विषय में अभी तक कोई संपूर्ण जानकारी नहीं है। दरबार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के बारे में अपने चुनावी वादों में अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि अगर हम जीत करके आते हैं तो जैसे पहले चलता था कि दोनों जगह राजधानियां हुआ करती थी, सर्दियों में जम्मू में और उसके बाद कश्मीर में, इस परंपरा को पुनः चालू करेंगे। तो हो सकता है यह उसी परंपरा की शुरुआत हो। यहाँ फिर भी बताना चाहूँगा मैं आपको कि यह जो दरबार प्रथा बंद कर दी गई थी, इससे केवल नेताओं में ही नहीं, वहाँ के जो व्यापारिक लोग थे, व्यापार करने वाले लोग थे या बिजनेसमैन थे, उनमें भी इस बात को लेकर दुख और आक्रोश था कि यह पुरानी व्यवस्था बंद क्यों की गई। अभी 11 नवंबर आने में समय है, चलिए देखते हैं 11 नवंबर के दिन इसमें विशेष क्या होता है। 11 नवंबर भारत के इतिहास में इसी तरह से और भी कुछ नई बातें लेकर के आ रहा है। अब 11 नवंबर को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं श्री संजीव खन्ना जी, और उनके नाम का मनोनयन किया है वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ साहब ने। जस्टिस खन्ना जी 14 मई 1960 में उनका जन्म हुआ था और दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने विधि की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने दिल्ली जिला न्यायालय में पहले वकालत करनी शुरू की, उसके बाद वे उच्च न्यायालय में पहुंचे और उच्च न्यायालय में वे संवैधानिक, कमर्शियल टैक्स, पर्यावरण संबंधी मामलों के केस लड़ते थे। सन 2019 में ये सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे थे। खन्ना साहब उस समय खूब चर्चा में आए थे जब इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को ख़त्म करने का आदेश दिया था। बहुत बड़ा निर्णय था और इतना बड़ा निर्णय देश में बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल और राजनीतिक भूचाल भी लाया था, आप लोगों को पता ही होगा। ये HR खन्ना जी थे न्यायाधीश, उनके भतीजे हैं HR खन्ना जी। वे थे जिन्होंने आपातकाल में 1976 के आपातकाल में सरकार के विरुद्ध न्याय दिया था या सरकार के विरुद्ध खड़े हुए थे। चलिए थोड़ा सा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में भी जान लें। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति महोदय जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पर यह निर्णय लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति प्रक्रिया का समस्त विवरण संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है। उनकी इस चयन प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और महामहिम राष्ट्रपति महोदय मिल करके निर्णय लेते हैं। जो भी सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही न्यायाधीश का नाम मनोनीत करते हैं, और इस मनोनयन प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाता है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके नाम का मनोनयन किया जाए। इनको शपथ दिलाते हैं भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय। 65 वर्ष की उम्र होने तक या फिर स्वयं स्वेच्छा सेवानिवृत्ति तक मुख्य न्यायाधीश का सेवा काल रहता है, और उनके जाने के बाद
माननीय राष्ट्रपति महोदय जिस तरह से प्रक्रिया से गुजर कर के लोग करते हैं, उस प्रक्रिया से गुजर कर उनकी नियुक्ति करते हैं। दोस्तों, अवांछित फ़ोन कॉल अर्थात अनवांटेड फ़ोन कॉल्स और एसएमएस से आप भी तंग आ गए होंगे, तंग तो मैं भी आ गया होऊंगा। इस संबंध में ट्राई अर्थात टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीच बीच में नए नए नियम बनाती रहती है और इस बार ट्राई ने एक नया नियम बनाया है और उन्होंने यह कहा है कि अब एयरटेल, जियो, वीआई ये जितनी भी कंपनियां हैं जो टेलीफोन सेवा देती हैं, उन्हें अब आने वाले और जाने वाले एसएमएस को मॉनिटर करना होगा। जी हाँ, आइए विस्तार से जानते हैं इस विषय पर। इस नियम के अनुसार 1 नवंबर से जितनी भी सेवा प्रदाता कंपनियां हैं जैसे एयरटेल, जियो, वीआई, इन लोगों को जो भी एसएमएस आता है उनको बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा अर्थात उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यह देखा गया है कि एसएमएस के माध्यम से भी कई तरह के फ्रॉड और स्कैम हो रहे हैं और ये काफ़ी संख्या में बढ़ भी रहे हैं। तो जितने भी इस तरह के धोखेधड़ी के कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनकी रोकथाम के लिए यह निश्चित किया गया है कि अब कंपनियां जो भी एसएमएस जाते हैं उस पर ध्यान रखेंगी। आखिर ऐसा कदम उठाने के पीछे कारण क्या था? तो अगर आप देखें ऐसा कदम उठाने के पीछे जो कारण था, पहला तो साइबर क्राइम था ही, जिसमें आजकल धीरे धीरे वृद्धि आ रही है और आप आए दिन सुनते हैं कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लिया जा रहा है, फिर उनसे पैसे उगाही होती है और यह पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। इसके अलावा कई बार यह देखा गया है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण संदेश हैं, जैसे आप बैंक का कोई लेन देन कर रहे हैं या किसी और महत्वपूर्ण कार्य का लेन देन कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में समय पर एसएमएस आपके पास नहीं पहुंचता। और उसके अलावा जैसे ओटीपी आपका कोई और हर ले अर्थात आपके ओटीपी का कोई और प्रयोग करके आपके नाम से या आपके बैंक के खाते से ऑनलाइन कुछ लेन देन कर ले, तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही थी उन सब से निपटने के लिए, निर्णय लेने के लिए ट्राई बाध्य हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्राई ने एयरटेल, जियो और वीआई को यह भी निर्देश दिया गया है कि बैंक, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फिर वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो नियम का अनुपालन नहीं करती है, इनके द्वारा भेजे जाने वाले जितने भी प्रमोशनल संदेश हैं उन संदेशों को भी ब्लॉक करे। और यह ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि न चाहते हुए भी आपके पास प्रमोशनल संदेश बैंक या अन्य वित्तीय लेन देन वाली कंपनियां भेजती रहती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रतिदिन लगभग 1.5 से लेकर के 2 करोड़ संदेश आदान प्रदान होता है अर्थात भेजे जाते हैं। और ये 1.5-2 करोड़ संदेश को मॉनिटर करना या उसकी देखरेख करना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, लेकिन अगर यह पूरी तरह से लागू हो जाता है तो यह मान लीजिए कि जितनी भी धोखाधड़ी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनमें काफ़ी कमी आने की संभावना है। हालांकि COAI अर्थात सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2 महीने का समय मांगा। उन्होंने कहा हमें 2 महीने का समय दीजिए, क्योंकि 1 नवंबर से हम इस कार्य को शुरू नहीं कर पाएंगे। अब देखना है कि 1 तारीख का यह जो निर्णय लिया गया, डेडलाइन दिया गया है, उसके पार करने के बाद ट्राई क्या निर्णय लेती है या इस संबंध में क्या कार्रवाई की जाती है। पर यह आश्वस्त रहिए, इस तरह की कार्रवाई अगर होती है तो इससे ग्राहकों का ही लाभ होगा और ग्राहक किसी भी प्रकार की ठगी से बच सकते हैं और बेकार में जो ढेर सारे एसएमएस जंक के रूप में या कचरा के रूप में आ जाता है वह आना बंद हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, अगली विशेष चर्चा में फिर कुछ खास खबर के साथ मिलते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा।